Hello everybody. So in the previous chapter we have studied the Newton's law of motion and we have seen about equilibrium, accelerating object. Also we have studied about constant motion. Today's topic that we are going to study is friction. The chapter we are going to study is friction. इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा. पहले जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो कोई ब्लॉक ऐसा था और ये ब्लॉक रखा हुआ था एक सरफेस पे, जहाँ पे मैंने बोला था ये सरफेस स्मूथ है. द सरफेस वाज स्मूथ. व्हाट इफ मान लो इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स लग रहा है, अब मान लो ये सरफेस जो है ना वो स्मूथ नहीं है और सरफेस है ये रफ सरफेस है. सरफेस रफ है तो क्या जो पिछला चैप्टर में फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक पे, क्या अभी भी उसी फोर्स से ये क्या इजीली मूव कर जाएगा? क्या ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे क्या इजीली मूव करेगा अगर रफ होगा? नहीं, मूव नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि जब सरफेस रफ है तो जब भी मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा इस ब्लॉक पे तो इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा एक फोर्स जो सरफेस पे लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में. सरफेस पे लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स का नाम मैं बोलूँगा वो फोर्स होता है फ्रिक्शन. कौन सा फोर्स होता है वो फोर्स होता है फ्रिक्शन. फाइन. अब अगर मैंने बोला फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, वैसे ही अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे. मतलब अ फोर्स, ये भी तो एक फोर्स ही है, एक फोर्स है. सो आई कैन टेल अ फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एक्टिंग in the opposite direction of the applied force. Fine. ये होता है फ्रिक्शन. और मैं तो बोलूं ये भी हो सकता है फ्रिक्शन अ फोर्स दैट रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन. अगर मैं और कुछ डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोल सकता हूं अ फोर्स दैट restricts the motion of object. सिंपल है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट को मूव, जो कि इजीली मूव हो, ये करने नहीं दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके मोशन से. तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स दैट रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो फ्रिक्शन तो सबको समझ में आ गया, एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट लगता है. अब क्या फ्रिक्शन के भी टाइप्स होता है? फ्रिक्शन के क्या टाइप्स होता है? ये देखो, ये फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. अब मैं बताऊंगा इन दोनों में फर्क क्या है. इसको बताने के पहले सबको पता तो है कि जब नॉर्मल फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? वैसे ही फ्रिक्शन को मैथमेटिकली हम लिखते हैं म्यू इनटू एन, जहाँ पे एन होता है नॉर्मल फोर्स, और म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँ तो फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इनटू एन, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि अभी मैंने बोला दैट फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स. फाइन. तो पहले समझते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है. व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? what it is. Kinetic friction
यू नो व्हाट इज काइनेटिक बेसिकली, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल होता है इसीलिए, ये सरफेस पर रखा हुआ है, ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, राइट, मूव कर रहा है तो मोशन में, तो मोशन में तो रिलेटिव टू द फ्लोर है वो ब्लॉक मोशन में, मतलब सरफेस के रिलेटिव है। सो द टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो कि अराइज होता है ड्यू टू मोशन, दैट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, ये कॉन्टैक्ट सर्फेसेस है। सो आई कैन राइट द टाइप ऑफ फ्रिक्शन due to relative motion between two contact surface, इसको मैं बोलूँगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हमने देखा था जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता था, नॉर्मल फ्रिक्शन का वैल्यू, ये नॉर्मल फ्रिक्शन का मैं लिख रहा हूँ, मैंने बताया था म्यू इंटू एन है, तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन, जहाँ पे म्यू के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन तो अभी भी नॉर्मल फोर्स है। वैसे ही अगर स्टैटिक का पूछो मैं किसी से, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल टू से मी दैट स्टैटिक फ्रिक्शन अराइजेस व्हेन द what, when the body is in rest, that is when there is no relative motion between contact surface इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि जो सरफेस के साथ जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो एक कॉन्टैक्ट में, तभी फ्रिक्शन लग रहा है। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा तो क्या फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। बिना सरफेस के क्या फ्रिक्शन लग सकता है, एग्जिस्ट नहीं, कोई ना कोई कांटेक्ट, पर्टिकुलर कोई भी कांटेक्ट सरफेस रहना चाहिए। अब हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं, सॉरी उससे पहले मैं इसका मैथमेटिकल बताता हूँ। जैसे म्यू के इंटू एन था, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस, मान लो ये एफ के था काइनेटिक, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, जहाँ पे म्यू एस को क्या बोलूँगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप इट्स क्लियर। अब डायरेक्शन का बात करते हैं। डायरेक्शन का बात करें फ्रिक्शन का, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा मान लो कि एग्जांपल है, एक ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक ए है, और एक ब्लॉक है मेरे पास, ब्लॉक बी है। इस ब्लॉक को 4 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक को लगा हुआ है 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेसेस बेटा इस दोनों ब्लॉक के बीच में ये होगा। अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है तो बहुत इजी है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में एफ ए के लिए, और वैसे ही अगर मुझे एफ बी का डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है, एफ बी के लिए बताना है मुझे, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। आई होप इट्स क्लियर। एफ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो एक ब्लॉक था, मैं कंपेयर करवा रहा हूँ आपको। पहले ब्लॉक था 5 kg का, इस पर फोर्स लगा हुआ था 15 न्यूटन का, और अभी फ़िलहाल के लिए ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। क्या है, स्मूथ है। तो मुझे एक्सलेशन अगर फाइंड करना हो तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा F = ma,
F15 इज इक्वल टू मास 5 है और एक्सलेशन, तो मेरे पास ए आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी केस में मैंने बोला जो ब्लॉक है वो 5 kg का ही है, फोर्स अभी भी वही लग रहा है, बट जो सरफेस है वो रफ है, स्मूथ तो नहीं है, रफ है, जहाँ पे म्यू का वैल्यू है 0.2। अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन कितना होगा। इस केस में मैं क्या करूँगा, जैसे ही रफ का बात हुआ मैं बोलूँगा एक फ्रिक्शन लगेगा, अगर ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इधर F। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, मतलब 15 माइनस F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होगा। और F का वैल्यू अभी मैंने बोला म्यू इंटू एन होता है, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू इंटू एन का मतलब म्यू का वैल्यू आपको पता है 0.2 है, और एन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ mg, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो इजीली सॉल्व कर लेगा, ऊपर की तरफ n, मतलब n इज इक्वल्स टू 5g। तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, 15 माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5 है। मान के चलो g का वैल्यू 10 है, तो मतलब 15 माइनस 50 बाई 5, राइट, सॉरी म्यू भी है यहाँ पे, मतलब 15 माइनस 0.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 है, और ये हो जाएगा 15 माइनस 10 दैट इज 5 बाई 5, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं, सब कुछ सेम चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरह, बस एक टर्म आ गया है फ्रिक्शन, घबराना नहीं है, फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, म्यू पता है, कोफिशिएंट पता है, निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा गिवन है, मान लो ये है, ये सरफेस है, इस पे ब्लॉक है 5 kg का, ये ब्लॉक है 5 kg का। ये जो ब्लॉक है यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रहा है और यहाँ पे एक पुली है, ऐसा, फाइन। ये जो स्ट्रिंग है फिर यहाँ पे है और ये ब्लॉक यहाँ पे 4 kg का है, ठीक है, ये 5 kg का है। अब मुझे बोला गया है, पहले तो ये स्ट्रिंग आप इससे अटैच कर लो, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्ट्रिंग अलग है। स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग अलग बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको अटैच कर दे रहा हूँ इससे, इस पुली से, ठीक है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। कब फाइंड करना है, जब ये सरफेस जो है वो रफ है, तो मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन व्हेन द सरफेस इज रफ। तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सरफेस रफ है, जो रफ सरफेस है, मैंने अभी बोला था पहले, सबसे पहला काम, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप एनएलएम अप्लाई करोगे, मतलब एफबीडी बनाओगे फिगर का। एफबीडी कैसे बनता है, इस पे स्ट्रिंग है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, टेंशन फोर्स लगेगा। मैं मानता हूं ये ब्लॉक इधर ए से जा रहा है, मान लो कोई भी डायरेक्शन में, मान लो साइन कन्वेंशन तो आपको लेना ही। इस पे लगेगा एक फोर्स 4g mg, अवे फ्रॉम द ब्लॉक लगेगा t। ये जब आगे जाएगा तो स्ट्रिंग, फिजिक्स सोचो, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, पुली घूमेगा, ये जाएगा नीचे की तरफ, ये एनएलएम अप्लाई करता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन के लिए एनएलएम अप्लाई करूं तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में सर 4g है, मतलब 4g माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसके लिए मैं अप्लाई करूं, इसके लिए अप्लाई करूं, रफ है, सॉरी मैंने म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, म्यू का वैल्यू मान लो
मान लो 0.2 है। अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूँ तो ये जब आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इधर F, जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एन। कितना हो जाएगा, एन होगा mg के बराबर, मतलब 5g। तो अगर मैं इसका लिखूँ, इसके लिए हो जाएगा t माइनस 0.2 इंटू 5g। कितना होगा, दैट विल बी 10 इज इक्वल टू 5a। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्वेश्चन सॉल्व्ड। एक्सलेशन का वैल्यू इजीली आ जाएगा यहाँ से। अब दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें पढ़ना है। एक है अगर ब्लॉक, इफ ब्लॉक इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रिक्शन के केस में। तो मान लो कोई इंक्लाइन है, कोई इंक्लाइन है ऐसा, ये इंक्लाइन है, फाइन। दिस इज एन इंक्लाइन, और ये जो है एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ मास m। मैंने क्या कंडीशन बोला, ब्लॉक इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन, मतलब एक्सलेशन इधर की तरफ मान लो डाउन, और ये जो इंक्लाइन है ये थीटा पे है। इसके बाद हम अप द इंक्लाइन का भी केस समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब डाउन द इंक्लाइन है, मतलब जो म्यू के लग रहा होगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा होगा। तो मतलब जब मैंने पिछले बार एनएलएम बताया था तो मैंने बोला था नीचे की तरफ लगता है mg साइन थीटा, ये होता है mg, ऐसा होता है कंपोनेंट्स, होता ही है। और इधर लग रहा था mg cos थीटा। अब जब ये इधर जा रहा है तो इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर की तरफ क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। अब भूल से यहाँ पे म्यू mg, अब भूल से यहाँ पे म्यू mg साइन थीटा मत करना, म्यू इंटू एन है वो वैल्यू, म्यू इंटू एन होता है। एफ का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन इज इक्वल टू mg cos थीटा है। तो मतलब फ्रिक्शन क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू के इंटू mg cos थीटा। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, बहुत इजी है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं a का वैल्यू फाइंड करूं तो a इज इक्वल्स टू m, इधर से ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा बाई m। m से m हो गया कैंसल्ड, सो हियर वी गेट a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस ऑफ थीटा। आई होप इट्स क्लियर। ये तो था डाउन द इंक्लाइन का केस। अगर अप द इंक्लाइन में लूँ तो क्या होगा, अगर अप द इंक्लाइन लेता हूँ तो भी केस देख लेते क्या होगा। अगर अप द इंक्लाइन है, मान लो इंक्लाइन वैसा ही है, ये इंक्लाइन है, दिस इज एन इंक्लाइन, और ब्लॉक है कुछ ऐसा m। अब द इंक्लाइन है मतलब एक्सलेशन ऊपर की तरफ, एक्सलेशन ऊपर की तरफ, ये अभी भी थीटा एंगल पे है। सबसे पहला तो बिना सोचे समझे यहाँ पे लिखो mg साइन थीटा, नीचे की तरफ लिखो mg cos थीटा, यहाँ पे होगा n। एवरीबॉडी सबको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए सारे वीडियोस देखने के बाद। और जब ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो इधर की तरफ होगा म्यू के
एम जी कॉस थीटा। इस केस में क्या होगा, सबको पता है हम एक्सलेशन वाले डायरेक्शन में लेते हैं, एक्सलेशन वाला डायरेक्शन, लेकिन क्या इधर कुछ है, नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एम जी साइन थीटा प्लस ये फ्रिक्शन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो ए का वैल्यू आएगा वो आएगा एम कॉमन ले लो, मेरे पास बचा माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा बाई एम, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम ब्लॉक को। अब एक क्वेश्चन करते हैं फ्रिक्शन पे। मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 20 kg का, ब्लॉक ऑफ 20 kg दैट इज kept over here. Fine. सरफेस पे kept है, ये कांटेक्ट में सरफेस, दिस इज इन कांटेक्ट। ये सरफेस रफ है जिसका मैंने बोला म्यू है 0.3। मैंने बोला इस ब्लॉक को 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ब्लॉक मूव कर रहा है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट after which the block stops momentarily। टाइम और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले तो इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक है 20 kg का ब्लॉक है, यहां पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, राइट। यहां पे 100 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, इधर की तरफ। कितना हो जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा F मतलब म्यू का वैल्यू है 0.3 इंटू एन। एन क्या है, नीचे की तरफ लगेगा 20 जी, ऊपर की तरफ होगा एन, मतलब एन का वैल्यू 20 इंटू जी 10 मान लो, ये लगेगा F। लेकिन इस केस में बहुत लोग ये गलती करेंगे, लोग क्या गलती करेंगे, लोग फ्रिक्शन लगाएंगे इधर की तरफ, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ध्यान से समझो, ये ब्लॉक भले ही फोर्स यहाँ लग रहा है लेकिन ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। और मैंने हमेशा बताया है फ्रिक्शन वो फोर्स है दैट रेजिस्ट द मोशन। तो मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो रेजिस्ट किस डायरेक्शन में करेगा, रेजिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो इधर होगा। तो F मतलब म्यू
इंटू म्यू इज 0.3 इंटू 20 इंटू एन इज 200। इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग 60 आएगा। अब एक्सलेशन निकालने आता है। नेट फोर्स ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या है? 100 + 60 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा? 160/20 इज व्हाट? इज 8 मीटर। मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u + at। बोल रहा है जब रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 है। इनिशियल वेलोसिटी 50 है प्लस a इंटू टी। यहाँ से t मैं सॉल्व करूँगा तो t आएगा 6.25 सेकेंड। अब कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं? इक्वेशन लगा सकते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। यहाँ से अगर मैं s का वैल्यू निकालूँ तो s इज इक्वल्स टू u² / 2a। u² 50 का स्क्वायर 2500 बाई 2a, 2 इंटू 8 16। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो मुझे टाइम भी पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में रखा था, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। फ्रिक्शन का डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ अ फोर्स दैट रेस्ट्रिक्ट्स मोशन। मोशन रेस्ट्रिक्ट करता है। सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोर्स को देख के फ्रिक्शन मत लगा देना, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुम्हारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको रेजिस्ट करना। ज़रूरी नहीं कि फोर्स को देखा और लगा दिया, नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो फिजिक्स में। आगे बढ़ता है। मैंने बताया था जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट पे है, मतलब ब्लॉक है रखा हुआ, मोशन तो होने ही नहीं दिया, मोशन होने नहीं दिया। और जो काइनेटिक है ब्लॉक है सरफेस पे और प्रॉपर मोशन हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, मोशन भी हो रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो म्यू एस बड़ा या म्यू के बड़ा? क्वेश्चन मेरा ये है, म्यू एस बड़ा या म्यू के बड़ा? इस केस में मोशन हुआ ही नहीं, मतलब म्यू इंटू एन। कोफिशिएंट किस केस में बड़ा? हमेशा याद रखना कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि इस केस में कोई मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई रिलेटिव मोशन नहीं स्टार्ट हुआ। तो हमेशा याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, और ये इसलिए बड़ा नहीं होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है, कुछ ना कुछ फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे। सो इस केस में फ्रिक्शन बड़ा नहीं होगा। फाइन। और एक पॉइंट ये है, as soon as the motion starts, static friction stops। जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो बंद हो जाएगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन है, मान लो एक ब्लॉक है 20 kg का। ये ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस रफ है, जहाँ पे जिसका म्यू एस है 0.3 और म्यू के है 0.2। इस ब्लॉक को फोर्स दिया गया है इधर से 60 न्यूटन, क्वेश्चन है द ब्लॉक इज गिवन अ स्लाइट, हल्का सा एक्स्ट्रा पुश टू स्टार्ट मोशन। मुझे फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, हल्का सा मोशन दिया ब्लॉक को, फिर फाइंड करना मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहला कंडीशन जो होगा, ब्लॉक
पहले तो रेस्ट पे रखा हुआ है, जब रेस्ट पे रखा हुआ है, ये देखना, जब रेस्ट पे रखा हुआ है 20 तो 60 लग रहा है फोर्स, नीचे की तरफ होगा 20 जी और ऊपर होगा n। अब एक बात याद रखो, ब्लॉक रेस्ट पे है, फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम लगना चाहिए ब्लॉक पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, वो या तो इससे बड़ा हो या तो इसके इक्वल हो, ताकि ब्लॉक मूव कर जाए। ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि ब्लॉक मूव करेगा नहीं। तो Fs फॉर मूविंग, अभी तो स्टैटिक कंडीशन में मतलब म्यू एस इंटू एन, कितना वैल्यू आएगा, म्यू एस है 0.3 इंटू 200, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 60 जो कि इक्वल है 60 के, मतलब ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ब्लॉक मूव करेगा, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। ये तो पता चल गया अब मुझे। अगर यहीं पे अगर कंडीशन नल हो जाता तो मैं आगे सॉल्व नहीं करता, मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल लेता एनएलएम से, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ब्लॉक तो स्टार्ट कर जाएगा मूव करना, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स जो म्यूस गिवन है वो इसके बराबर आ रहा है। अब जब ब्लॉक स्टार्ट हो गया मूव करना, मतलब ये तो 20 kg था, ये 60 है, ब्लॉक स्टार्ट हुआ मूव करना, मतलब इधर की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा होगा, कहीं पे इधर की तरफ फोर्स है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। अब क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक अभी मैंने बताया था जब रेस्ट पे है तो स्टैटिक, मूव करना स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक एफ के। अब क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम में लगाओ तो ये हो जाएगा 60 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 60 माइनस एफ के बाई 20। एफ के का वैल्यू सबको पता है, म्यू के इंटू एन, एन क्या है, एन इज इक्वल टू 200 होगा। जी को 10 कंसिडर करके हम चल रहे हैं, 9.8 नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फाइन, बहुत ईजी है क्वेश्चन था, तो पहले चेक कर लिया मैंने कि मूव करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि फालतू मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम आ जाता तो मैं मेहनत नहीं करता, डायरेक्टली निकाल लेता। मूव किया तो मैंने काइनेटिक वाला कंडीशन डाला, फिर एनएलएम यूज़ किया, एक्सेलरेशन आ गया। फाइन, अब एक कंडीशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से समझना। अभी तक तो मैंने देखा नॉर्मली सरफेस पे, मान लो एक ब्लॉक ऐसा है, मास m है इस ब्लॉक का, इसका ही एक पोर्शन पे एक ब्लॉक चिपका हुआ है, ऐसा बिल्कुल स्टक्ड है, स्मॉल मास m का। फाइन, मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक ए से जा रहा है, ए से जा रहा है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो एक नॉर्मल mg लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा। ध्यान से समझो, कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ है, फोर्स लग रहा है यहाँ, तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा, F लगेगा। एक बहुत प्यारा सा कंडीशन निकल के आएगा, ध्यान से समझना। और अगर मैं नॉर्मल छोटे वाले ब्लॉक को देखूँ, मैं छोटे वाले ब्लॉक को देखूँ मैं जो स्टक्ड है, तो मैं बोलूँगा ये इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल भी तो लग रहा होगा, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ए से जा रहा है, ये ए से जा रहा होगा। तो अगर मैं बोलूँ तो एफ इज इक्वल टू एम जी बोल सकता हूँ मैं यहाँ से, उसको चिपके रहने के लिए एफ इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 कर देंगे। और मैं बोलूँ यहाँ से, अगर मैं बोलूँ तो एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब मुझे पता है जो एफ का वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा चिपका रहने के लिए, म्यू इंटू एन। तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी, जहाँ पे मुझे पता है जो एन का वैल्यू है वो है एम ए इज इक्वल्स टू एम जी। एम से एम हो गया कैंसिल, एम से एम हो गया कैंसिल, तो ए इज इक्वल्स टू जी बाई म्यू आया। बहुत सुंदर सा कंडीशन यहाँ से आया मेरे पास। मैं यहाँ से 2 कंडीशन बोल सकता हूँ। मैं बोलूँगा अगर मेरा वैल्यू जो है एक्सेलरेशन का इस वैल्यू से कम हो जाए, इस वैल्यू से कम हो जाए, तो मैं बोल दूँगा ब्लॉक गिर जाएगा, ब्लॉक विल गो डाउन, ब्लॉक विल गो डाउन। लेकिन सेम टाइम पे अगर मेरा वैल्यू या तो इसके बराबर हो या तो इससे बड़ा हो, तो मैं बोलूँगा ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, मतलब ब्लॉक चिपका हुआ रहेगा, ब्लॉक विल रिमेन
स्टेशनरी। आई होप इट्स क्लियर। बहुत ईजी है। अगर इस वैल्यू से कम हो गया तो सिंपल सा बात है, ये जो ब्लॉक है ये गिर जाएगा, जी बाई म्यू से कम हो गया तो। लेकिन वहीं अगर जी बाई म्यू से बड़ा हुआ या इक्वल हुआ जो मुझे अभी फाइंड करके मिला, तो मैं बोलूँगा ब्लॉक उसी पे रहेगा, ब्लॉक गिरेगा नहीं। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्शन और देखेंगे टू ब्लॉक सिस्टम। अभी तक तो हम देख रहे थे वन ब्लॉक पे ही चल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा टू ब्लॉक हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगर दो ब्लॉक है तो क्या कंडीशन होगा कि ब्लॉक मूव करेगा नहीं मूव करेगा, कैसे सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो टू ब्लॉक सिस्टम्स के कुछ रूल्स होंगे वो देखेंगे, और एक टर्म पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। इंटरेस्टिंग टर्म है, मतलब कितने एंगल पे अगर मैं फ्रिक्शन लगाऊँ तो वो मूव कर जाए। फाइन, तो एंगल ऑफ रिपोज देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में टू ब्लॉक सिस्टम और एंगल ऑफ रिपोज हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फ्रिक्शन हो जाएगा ख़त्म। फिर विल मूव टू वर्क पावर एंड एनर्जी। टू डाउनलोड द DPPs you can, the link is given in the description, so you can download the app from there. Thank you.